नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो क्लास है जो है टीजीटी आर्ट से संबंध रखता है और चित्रकला के 6 अंगों को आज हम लोग पढ़ेंगे। टीजीटी आर्ट के सिलेबस में भारतीय चित्रकला के 6 अंग टोटल शामिल थे। तो ठीक है, तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को आज इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वह कौन कौन से 6 अंग हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं और बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? तो भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र पढ़ा, जिसमें होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी को देखा। इससे संबंधित क्वेश्चन सब आपके सही जा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पे हमने विशेष फोकस किया है। जैसे हड़प्पा की बात करें, राय बहादुर दयाराम साहनी इसको खोजते हैं 1921 में रावी नदी के किनारे। यहाँ पे जो है कांस्य दर्पण मिलता है, कुछ खास मूर्तियाँ मिल जाती हैं। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, ये लकराना जिला सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान का क्षेत्र है। राखालदास बनर्जी इसे खोजते हैं 1922 में, सिंधु नदी के किनारे है। इसमें भी एक महाविद्यालय मिलता है, विशाल अन्नागार मिलता है, स्नानागार मिलता है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलते हैं। मांडा हो, आलमगीरपुर हो, रंगपुर हो, रोपड़, बनावली, कोटदीज, रानीगढ़, ये सब जो है डाटा हमने पढ़ा है, देखा है, कैसे किसने खोजा है, कब खोजा है। जैसे मांडा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, बहुत बार पूछा गया है। 1982 में इसकी खोज होती है, चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, ऐसे ज्वार बाजरा कहाँ मिला है? रंगपुर में मिला है, गुजरात का क्षेत्र है रंगपुर। ऐसे ही तांबे कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? तो ये रोपड़ में मिली है, पंजाब का क्षेत्र होता है रोपड़। तो इसको हमने देखा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान का जो है क्षेत्र है हनुमानगढ़ जिला, कालीबंगा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं। अग्निकुंड मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं, मूल रूप से कहाँ पे? तो कालीबंगा में। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हमने खूब अच्छे से देखा है। अब जो अगला सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चित्र आता है या अगला जो है चैप्टर आता है, वो आता है चित्रकला के 6 अंग। चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से होते हैं? तो रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, ये मूल रूप से 6 अंग हैं। क्या क्या होते हैं इन पे हम लोग विशेष नज़र दौड़ा लेते हैं, आइए देखते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा में विख्यात विद्वान राजपुरोहित रहा करते थे, नाम था पंडित यशोधर। उन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का टीका लगा दिया। ठीक है, कामसूत्र को किसने लिखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कामसूत्र का टीका बनाते हैं जयमंगला नाम से। ठीक है, जयमंगला नाम से पंडित यशोधर जी एक टीका बनाते हैं जो कामसूत्र का टीका होता है, और उसे जयमंगला नाम से जो है प्रस्तुत कर देते हैं। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय का टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य लिखा है कि चित्रकला के टोटल 6 अंग हैं। अब जो चित्रकला है उसके 6 अंग कौन कौन से हैं? तो उस पर हमने बताया रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। इन सभी पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं तो श्री अवनींद्र नाथ ठाकुर, ये बंगाल से है। ठीक है, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर से भी कला मनीषियों का ध्यान आकर्षित किया है, और इसी धुन में उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। वो पुस्तक कौन सी थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। नाम याद रखना है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के लेखक कौन है? तो अपने कौन है नाम बताइए। अभी लेटेस्ट में हमने देखा अवनींद्र नाथ ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को लिखते हैं, और इसके अंतर्गत इन्होंने सडांग पे जो है 6 लिम्बर ऑफ पेंटिंग्स पे एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। 1921 में ये पुस्तिका छप जाती है, जिसे हम लोग सडांग के नाम से जानते हैं। तो चित्रकला के सडांग या 6 अंग कौन से हैं? रूप, भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो इन्हीं पे आज पूरा बात होने वाला है, क्योंकि चित्रकला के 6 अंग यही हैं। आगे हम लोग अवनींद्र नाथ ठाकुर की बात करें तो उनकी इस पुस्तक में मूल रूप से कामसूत्र के वर्तिका 64 कलाओं का मूल रूप से पूछा गया है। कामसूत्र में अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? 64 कलाओं का उल्लेख किया गया, बेटा याद रखना है। ठीक है, 64 कलाओं में से चौथे स्थान पे आता है आलेख्यम चित्रकला। आलेख्यम चित्रकला कौन स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है। के संदर्भ में यशोधर पंडित के कामसूत्र वाली टीका जयमंगला यह श्लोक करती है। तो जयमंगला कब छपती है? यह ध्यान रखना है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य
जयमंगला को छापा जाता है किसके द्वारा? पंडित यशोधर के द्वारा। पंडित यशोधर कहाँ के चित्रकार थे? तो पंडित यशोधर आप जानते हैं कि जयपुर के चित्रकार हैं। राजा जय सिंह प्रथम की सभा में ये राजपुरोहित के रूप में भी काम करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यही वाला जो एक श्लोक है याद रखना है तो निश्चित रूप से आपको क्रम याद हो जाएंगे। क्रम पे विशेष ध्यान देना है। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सादृश्यम वर्णिकाभंगम इति चित्र षडांगकम। तो मूल रूप से अगर आप इस श्लोक को याद रखते हैं तो आपके जो है क्रम वाइज सब कुछ डाटा हो जाएगा। जैसे रूप भेदा प्रमाणानि, तो पहले रूप भेद है, दूसरे नंबर पे प्रमाणानि है, तीसरे पे भाव आता है, चौथे पे क्या आ जाता है? तो चौथे पे लावण योजना आ जाता है। लावण योजना ये चौथे पे आता है, ध्यान रखना है। भाव तीसरे पे आता है, प्रमाणानि दूसरे पे आता है और रूप भेद पहले नंबर पे आ जाता है। लावण योजना चौथे पे आ जाता है। सादृश्यम पांचवें पे आता है। सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम, तो वर्णिका भंग मूल रूप से छठवें नंबर पे आता है, यही है षडांग। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो एक सूत्र अगर आपको याद है, एक श्लोक अगर आपको याद है तो मूल रूप से आप षडांग को समझ जाएंगे। जैसे रूप भेद क्या होता है? दृष्टि का ज्ञान। प्रमाण क्या होता है? ठीक अनुपात नाप व बनावट का जो है ज्ञान हो जाना प्रमाण हो जाता है। भाव क्या होता है? आकृतियों में दर्शकों को चित्रकार के हृदय की भावना को दिखाई दे वही है भाव। चित्रकार के अंदर की भावना जागृत हो जाए, ऐसी आकृतियों में वो दर्शा दे, वो हो जाता है भाव। लावण योजना क्या होता है? तो लावण योजना मूल रूप से कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश लावण योजना होता है। जबकि पांचवा सादृश्य क्या होता है? सादृश्य मतलब होता है दिखे हुए रूप की समान, एक दूसरे का कॉपी। ठीक है, तो वो होता है सादृश्य। और छठवां क्या होता है? वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का मूल अर्थ होता है रंगों तथा तूलिकाओं के प्रयोग में कलात्मकता। रंगों और तूलिका के प्रयोग में मूल रूप से कलात्मकता, सबसे अच्छा भाव यही में आता है वर्णिका भंग में। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग रूप भेद। पहला नंबर आता है रूप भेद, क्योंकि आपको श्लोक याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवणम योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। ये पंडित यशोधर का है, ध्यान रखना है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। कब प्रकाशित हुई? 1921 में प्रकाशित होती है, षडांग के नाम से। कामसूत्र में मूल रूप से कितने कलाओं का? तो 64 कलाओं का। 64 कलाओं का ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। ठीक है, रूप भेद की अगर बात करते हैं, रूप भेद क्या होता है? कलाकार के चित्रभूमि पे अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है और रूप सृजन के साथ साथ चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक आकृति में ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए जिससे आमुख आकृति को पहचाना जा सके। यानी माता के रूप में माता और छाया के रूप में छाया का आभास हो, तब ही रूप रचना सार्थक एवं सत्यता की ओर होती है। ठीक है, तो माता के रूप में माता को देखा जा सके, छाया के रूप में छाया को अगर हम लोग आभास कर सकें तो मूल रूप से समझ लो रूप रचना बहुत ही सार्थक और सत्य हो रही है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो रूप का साक्षात्कार आत्मा तथा आँखों दोनों द्वारा किया जा सकता है। चक्षुओं के द्वारा, चक्षु यानी आँखों के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, छोटापन, मोटापन, पतलापन, सफ़ेद या कालापन आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु उस वस्तु में निहित व्यापक सौंदर्य को हम आत्मा के द्वारा ही देख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यही होता है क्या? रूप भेदा। याद रखना है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लवणम योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगकम। तो रूप भेद क्या हुआ? आपने देखा आत्मा के द्वारा जो चित्रित हो जाए, मूल रूप से दर्शाया जाए। अगर माता है तो माता दिखाई जाए, अगर छाया है तो छाया के रूप में ही प्रदर्शित हो, हमें ज्ञात हो, वो होता है रूप भेद। ठीक है, दूसरे स्टेप पे आता है प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान होना है। इससे सभ्यता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रमाण को ध्यान रखना है, एक दूसरे से संबद्ध कैसे हैं। प्रमाण चित्र विद्या का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक चित्र का मान निर्धारित कर सकते हैं। वस्तुओं की यथार्थता का ज्ञान उसमें फर्क होना चाहिए, या फिर वस्तुओं की यथार्थता के ज्ञान उसमें भर सकें, ऐसा चित्र होना चाहिए। उसी को हम लोग प्रमाण के रूप में जानते हैं।
आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रमाण क्या होता है, इसीलिए प्रत्येक कलाकार में पर्याप्त प्रमाण शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह अपनी कृतियों से चित्रकला के इस विशेष गुण का सन्निवेश कर सकता है। तो जब उसके अंदर विशेष प्रमाण शक्ति होगी, कैसे प्रमाणित करना है, जैसे आपको बताया जाए कि आपको एक सूअर, घायल सूअर का दृश्य बनाना है मिर्ज़ापुर वाला, तो कैसे दर्शाएंगे, एकदम घायलता की दिशा में हो, एकदम उसी की प्रामाणिकता को प्रदर्शित कर रहा हो, एकदम उसी के रूप में हो, तब होता है प्रमाण। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से भी संबोधित किया गया है। अगर उचित अनुपात में है उसे हम लोग प्रमा के नाम से जानते हैं और इसी से संबोधित किया जाता है। प्रमा द्वारा ही हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की भिन्नता और उसके विभिन्न भेदों को ग्रहण कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रमा के द्वारा। किसमें? मनुष्य, पक्षी, पशु आदि की भिन्नता को हम लोग मूल रूप से प्रमा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे रावण का बृहद तथा अतिशय प्रमाण वाला रूप श्री राम के सौम्य व उचित प्रमाण वाले रूप के सामने कलात्मक आधार पे फीका लगता है। ये एक दूसरे तो तुलना की गई है, प्रमाणित करने के लिए कहा गया है कि रावण का जो अति विशाल रूप है उसको जो है प्रमाणित करने के साथ साथ श्री राम का सौम्य रूप आप देखते होते हैं, सरल स्वभाव होता है, भगवान कभी क्रोधित नहीं होते श्री राम। ठीक है, तो उनका सौम्य स्वभाव जो है मूल रूप से उचित प्रमाण वाले रूप के सामने कलात्मक आधार पर फीका लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार को 5 प्रकार से वर्णित किया है, 5 रूपों में बांटा है। कौन कौन सा रूप है वो? मानव दास ताल, जिसमें पांडव, राम, कृष्ण, शिव आते हैं, ये मानव 10 ताल होते हैं। भयानक 12 ताल, 10 ताल में पांडव, राम, कृष्ण, शिव आते हैं, 12 ताल में भयानक, 12 ताल में भैरव और वराह आ जाते हैं, भगवान वराह। राक्षस 16 ताल, राक्षस 16 ताल में कंस और रावण आते हैं। कुमार 8 ताल की अगर बात करते हैं, इसमें भगवान वामन आता हैं। ठीक है, वामन और वराह में अंतर है। भयानक 12 ताल में वराह, भैरव और वराह आते हैं, जबकि कुमार 8 ताल में भगवान वामन आते हैं, छोटे रूप में हैं, देखते होंगे आप लोग। और बाल 5 ताल में मूल रूप से बाल गोपाल जी आ जाते हैं, बाल गोपाल जी बाल 5 ताल के रूप में आते हैं। ये प्रमाण को मूल रूप से 5 भागों में बांटा गया था। मानव 10 ताल, भयानक 12 ताल और मूल रूप से राक्षस 16 ताल, कुमार 8 ताल और बाल 5 ताल के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद हम लोग भाव पे विशेष चर्चा देने वाले हैं। इनके क्रम को याद रखना है आपको, बार बार मैं कहता हूँ क्रम को ही याद रखना है। रूप भेदा प्रमाणानि भावलवणम योजनम सदृश्य वर्णम भंगमिति चित्र षडांग कम। ठीक है, तो आपको केवल इनके क्रम को याद रखना है। रूप भेदा प्रथम में आता है, प्रमाणानि दूसरे में आता है, भाव लवणम तीसरे में आता है, भाव तीसरे में आता है, लवणम योजना चौथे में आता है, सादृश्य 5वें में आता है, वर्णिका भंग 6वें में आता है। ठीक है, अब हम लोग भाव पे बात करेंगे। भाव आप जानते ही हैं भाव क्या होता है। तो भाव मूल रूप से चित्र में रूप के प्रमाणित होने के साथ साथ उसमें भययुक्त सौंदर्य का भी होना चाहिए, वही भाव है। भाव कहते किसे हैं या भाव है क्या? तो आकृतियों की भंगिमा को, उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को ही हम लोग मूल रूप से भाव की संज्ञा दे देते हैं, भाव के नाम से जानते हैं। इसे आँखों से पकड़ा जा सकता है, जैसे आकृति की भंगिमाओं से, जैसे नए फूल, हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठा हुआ व्यक्ति या फिर आँख पर आंचल डाल के रोना, जो है ये एक दूसरे का भाव ही प्रकट करता है। ठीक है, भाव समझ में आ गया आपके। भाव किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। चौथा नंबर आता है लावण्य योजना का। लावण्य योजना क्या है? लावण्य कहते हैं रूप परिमिति को, रूप परिमिति को लावण्य कहा जाता है। रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। प्रमाण के रूप में मान लो हम लोग बात करें तो प्रमाण जिस रूप से ठीक परिमित दिखाई देता है, वैसे ही लावण्य भी परिमिति ही देता है। परिमिति यानी चारों साइडों से बटोरने सहेजने का ही काम करता है, उत्कृष्टता प्रदान करता है। जिस प्रकार भाव अभयांतर सौंदर्य का बोधक है, लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। ठीक है, तो लावण्य मूल रूप से
बाह्य सौंदर्य को दिखाता है, जबकि भाव आंतरिक सौंदर्य को दिखाता है। कैसे हम लोग उसके भाव में विभोर हो जाते हैं। ठीक है, तो लावण्य बाह्य सौंदर्य का मूल रूप से बोधक है, ध्यान रखना है। चित्र में अलंकृति का समावेश लावण्य की बाह्य योजना द्वारा ही संभव होता है, और जिस प्रकार रुचि रूप को दीप्ति देती है, ठीक उसी प्रकार लावण्य भाव को दीप्ति देती है। सादृश्य की अगर बात करते हैं तो सादृश्य क्या है? सादृश्य 5वें स्टेप पे आता है, ये ध्यान रखना है। षडांग में किस क्रम पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या फिर भाव के साथ साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने का नाम ही सादृश्य है। और किसी रूप के भाव को किसी दूसरे के रूप की सहायता से अगर प्रकट कर दिया जाए तो उसी को सदृश्य का कार्य कहा जाता है, यानी सदृश्यता एक दूसरे के समान ही होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो चित्र सत्य पर या काल्पनिकता पे आधारित होता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने इसका एक नया उदाहरण दिया है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे के रूप में प्रकट कर देना सदृश्यता उत्पन्न करना माना है या फिर कहलाता है। इनका परिभाषा इस टाइप से है, किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना, उसी को इन्होंने सदृश्यता मान लिया है। ठीक है, किसने? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। हालांकि इसका जो क्रम पूछा जाता है वही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना है एक आध डाटा और पूछ लिए जाते हैं। जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक अध्ययन में सदृश्यता को प्रमुख वस्तु के रूप में माना गया है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका प्रश्न है, याद रखना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक अध्याय में सदृश्यता को प्रमुख वस्तु के रूप में मान लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। 6वां स्टेप आता है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्णिका भंग इसका जो है चित्रकला के षडांग में 6वां भाग आता है, महत्वपूर्ण भाग है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिका को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका क्योंकि षडांग साधन के सबसे अधिक कठोर साधन हैं। अगर हम लोग बात करें तो किसी स्थान पे किसी रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वर्णिका भंग के रूप में ही आती हैं। जैसे कोई अच्छा चित्र है, मान लो आप जो है अगर गुलाब का आप चित्र बना रहे हैं तो आपने गुलाब को बनाया तो आप जानते हैं कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये लाल कलर की होंगी और इसमें जो पत्तियां आप दर्शाएंगे ये पत्तियां मूल रूप से हरे रंग की होंगी, इसकी जो टहनी होगी हल्की सी भूरी रंग की होगी। तो एक दूसरे का संयोजन कैसा है, रंगों का संयोजन कैसा है, वही है वर्णिका का भंग। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ये सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। रंगों के भेदभाव से ही हम वस्तुओं की भिन्नताओं को व्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं, यानी सार्थकता को प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, चित्र षडांगों में वर्णिका भय का रूप सबसे बाद में इसीलिए रखा गया है क्योंकि षडांग की साधना का चरम बिंदु यही है। शेष पांचों के अंगों की सिद्धि हम कागज पर बिना किसी भी रेखा खींचे केवल मन और दृष्टि से गंभीर चिंतन के द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु वर्णिका भंग के द्वारा या वर्णिका भंग में ज्ञान के लिए हम तूलिका को लेकर के अच्छे से जब अभ्यास करेंगे तभी इसका अभ्यास हो पाएगा, वही है वर्णिका भंग। ठीक है, तो समझ में आया। इसका क्रम बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान देना है। और एक आध प्रश्न जो पूछे गए हैं उन पे हमने विशेष फोकस कर ही दिया है, जैसे रूप भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृश्य और वर्णिका भंग में क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे भाव किस क्रम में आता है, प्रमाण किस नंबर पे है, लावण्य योजना कहाँ पे है, चौथे नंबर पे लावण्य योजना है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। और षडांग में 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स मूल रूप से किसने बताया है, तो इसे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने दर्शाया है, इन्होंने बताया है। और जो है जयमंगला नाम से इसका टीका पंडित यशोधर पंडित ने किया है। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, राजपुरोहित थे, ध्यान रखना है। तो 6 अंग और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं जिस पे हमने विशेष फोकस किया है। और ये ध्यान रखना है कि जो जयमंगला है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी में छपती है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में लिखते हैं। आपको ये ज़रूर बताना है कामसूत्र के रचनाकार कौन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कहाँ से तैयारी की जाए, अच्छी तैयारी कहाँ से होती है, ठीक है। तो उनके तक जरूर आपको ये वीडियो पहुँचा देना है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को आज हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, चित्तनवासल गुफाओं से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चंस क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कहाँ पे है जोगीमारा, कहाँ अजंता, कहाँ बाघ, कहाँ बादामी, कहाँ एलोरा, कहाँ चित्तनवासल। तो इन्हें जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद इससे MCQs करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।